नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक हिंदी फिल्म थी, अमरीश पुरी उसमें विलेन थे। विलेन तो वो ज़्यादातर फिल्मों में विलेन ही बने हैं। तो उनका एक डायलॉग था, पिता पर पूत, नस्ल पर घोड़ा, नहीं बहुत तो थोड़ा थोड़ा। अब ये कहावत आपने दूसरे रूप में भी सुनी होगी, शायद वो मुझे भी लगता है ओरिजिनल है, लेकिन अभी जो विषय मैं उठाने जा रहा हूँ उसमें ये ज़्यादा फिट बैठती है। आप समझ गए होंगे कि मैं बात जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की करने जा रहा हूँ। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अब तक के सबसे बड़े नेता, संस्थापक, जो अब पार्टी से एक तरह से बाहर है। उनकी हैसियत जो है ड्राइंग रूम में पड़े जो जो शोभा की वस्तुएं होती हैं उनकी तरह से है। उनका राजनीतिक उत्कर्ष मतलब अपने चरम पर कब पहुँचे? 1990 में, जब उन्होंने गोली चलवाई कार सेवकों पर अयोध्या में। उसके बाद बीजेपी ने और उनके विरोधियों ने उनका नाम दिया मुल्ला मुलायम, और मुल्ला मुलायम बनते ही मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हो गए। वीपी सिंह से भी बड़े नेता हो गए। 1991 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने वीपी सिंह की बजाय ज़्यादा वोट किया मुलायम सिंह यादव के लिए। उसके बाद जो है उन्होंने 1992 में अपनी पार्टी ही अलग बना ली। तो उसके बाद से आप देखिए कि कांग्रेस से जो मुसलमान हटा, जनता पार्टी के पास गया और घूमते हुए जनता दल के पास पहुंचा, और फिर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के साथ हो गया। मुलायम सिंह यादव को मुस्लिम वोट मिलने से फ़ायदा ये हुआ कि उनका यादव वोट और ये मुसलमान वोट, ये मिलकर जो है एक बड़ा कोर वोट बैंक उनका बन गया। अब इसमें मंडल के बाद जो है जो अति पिछड़ी जातियां जुड़ी, यादवों के अलावा जो जातियां जुड़ी थी, उसने उनको जो है राजनीति के शिखर पर उनकी पार्टी के लिहाज से कहें तो उस पर पहुंचा दिया। हालांकि पूरे अपने राजनीतिक जीवन काल में सिर्फ एक बार उनकी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, और वो 2012 में, उससे पहले या उसके बाद नहीं। तो मुलायम सिंह यादव तो चले गए, लेकिन अपनी विरासत, अपनी राजनीतिक विरासत बेटे को सौंप गए। चले गए से मेरा मतलब राजनीतिक परिदृश्य से चले गए या हटा दिए गए। बेटे ने ही एक बार जो है गद्दी संभालने के बाद उनको किनारे कर दिया। अब अखिलेश यादव के लिए इस कॉम्बिनेशन को, ये जो वोट बैंक है, इसको बरकरार रखने के लिए, इसको मजबूत रखने के लिए ज़रूरी था कि कुछ ऐसा हो कि फिर बसपा के पास या कांग्रेस के पास लौटकर मुसलमान न जाने पाए। बसपा को कोई बड़ी मात्रा में कभी वोट मुसलमानों का नहीं मिला है, लेकिन मिलता रहा है। ये वोट का बंटवारा सपा और बसपा में मुसलमानों का होता रहा है। सिर्फ एक्सेप्शन है जब कांग्रेस को मिला था 2009 के लोकसभा चुनाव में, वरना कांग्रेस जब से उत्तर प्रदेश से गई है तो उसका मुसलमान वोट गया पहले, फिर उसके बाद ब्राह्मण वोट गया, उसके बाद दलित वोट गया। ये तीनों जो उसके कोर वोट थे एक एक करके चले गए। 2012 में सरकार बनी। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, और उस दंगे ने मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम समाज को अखिलेश यादव से और ज़्यादा जोड़ दिया। तो पिता ने कार सेवकों पर गोली चलाकर जो है मुल्ला मुलायम की जो है पदवी हासिल की। अखिलेश यादव को कोई मुल्ला अखिलेश यादव नहीं कहता, उसकी शायद ज़रूरत भी नहीं है। किसी भी मुसलमान, दबंग मुसलमान से आज आप बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय में, तो कहता है, धमकी अगर उसको देना हो तो ये नहीं कहता है कि सरकार बदल जाएगी या जो दूसरी सरकार आएगी, वो कहता भैया आ जाएंगे तब तुम्हें बताऊंगा। तो भैया मुसलमानों के इस समय सबसे बड़े नेता हैं। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की कुछ चल नहीं रही है, इसलिए कांग्रेस को कोई वोट मिल नहीं रहा है, इसलिए मायावती की बहुजन समाज पार्टी की स्थिति पहले से भी खराब हो गई है, क्योंकि मुस्लिम वोट पूरी तरह से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ हो गया। इससे शब्द निकलता है एक जो राजनीति में बहुत प्रयोग होता है, ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण की जो है परिभाषा परिस्थितियों पर निर्भर करती है, अलग अलग तरह से उसको परिभाषित किया जाता है। ध्रुवीकरण, जब मुसलमान वोट इकट्ठा हो तो उसको ध्रुवीकरण नहीं कहते,
ये मान्य सिद्धांत है भारतीय राजनीति का, और ये सिद्धांत बनाने वाले सेकुलर लोग हैं कि मुसलमान का किसी एक पार्टी के पक्ष में गोलबंद होना ये ध्रुवीकरण नहीं है। किसी एक जाति का किसी एक पार्टी या नेता के पक्ष में गोलबंद होना या उसको गोलबंद करने के लिए तरह तरह के उपाय करना, ये ध्रुवीकरण नहीं है। लेकिन अगर हिंदू अपनी आराम तलबी छोड़कर अपने बिस्तरे, अपने सोफे, अपनी आराम कुर्सी से उठकर कष्ट करे और कभी चला जाए मतदान केंद्र तक वोट देने बड़ी संख्या में, मतलब जितना आमतौर पर देते हैं उससे ज़्यादा, तो फिर कहा जाता है कि ध्रुवीकरण हो रहा है। हिंदू मतों का ध्रुवीकरण होना यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होना यानी धर्मनिरपेक्ष ध्रुवीकरण। तो धर्मनिरपेक्षता अच्छी है, सांप्रदायिकता बुरी है। इसलिए मुस्लिम वोट इकट्ठा हों तो वो अच्छी बात है, हिंदू वोट इकट्ठा हों तो देश के लिए खतरे का संकेत है, खतरे की घंटी है, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। और हिंदू इसमें जो है, हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग इसमें बड़ा समर्थन करता है। आप देखिए पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमान हैं, 70% हिंदू हैं, लेकिन हिंदू वोट लेकर जो आता है वो राज करता है, और ये शाश्वत सत्य है पश्चिम बंगाल के बारे में। इसको जो पिछले 7-8 साल में मोदी ने मुस्लिम वोट का वीटो ख़त्म किया है बाकी जगहों से, पश्चिम बंगाल में नहीं कर पाए। वहीं ख़त्म हो सकता है जहां हिंदू साथ देने को तैयार हो। तो हिंदू मतदाता पश्चिम बंगाल में इस बात के लिए तैयार नहीं, तो इसलिए पश्चिम बंगाल सेकुलर स्टेट है। असम में हिंदू मतदाता तैयार हो गया, वहाँ 34% मुसलमान हैं, फिर भी बीजेपी की सरकार बन गई, 2 बार बन गई, पहली बार से ज़्यादा सीटें लेकर बन गई, इसलिए वो कम्युनल सरकार है। तो धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की ये परिभाषा है। ध्रुवीकरण की परिभाषा मैंने आपको बताई कि अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार जो है वो ध्रुवीकरण होता है। तो अब आजकल उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ ध्रुवीकरण कराते हैं, वो समुदायों को बांटते हैं। वो अगर हिंदुओं को एक होने की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, अगर वो बृहत्तर समाज की बात करें, अगर हिंदू संस्कृति और धर्म की बात करें, तो वो बांटने वाले और मुसलमानों के नाम पर तुष्टीकरण करने वाले वो जो है वो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। तो अपने ही देश में, इस देश में जहाँ 78-80% हिंदू हैं, वहाँ हिंदुओं का एक होना बुरा माना जाता है और मुसलमानों का एक होना अच्छा माना जाता है। अब आप देखिए कि किस तरह से इस परिभाषा का अलग अलग समय पर इस्तेमाल किया जाता है। माफिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उसकी कमर तोड़ दी योगी आदित्यनाथ ने, तो उसको कहा गया कि ये सांप्रदायिकता है, क्योंकि मुस्लिम माफिया के खिलाफ एक्शन हुआ। सबके खिलाफ हो रहा है, मुस्लिम माफिया ज़्यादा है, इस अपराध के क्षेत्र में ज़्यादा है मुसलमान, तो जाहिर है उसमें जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी उसमें उनके लोग ज़्यादा होंगे। तो ये सांप्रदायिकता है। आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेना धर्मनिरपेक्षता है, और उनको गिरफ्तार करना, जेल भेजना, उन पर मुकदमा चलाना, उनको सज़ा दिलाना, ये सांप्रदायिकता है। तो ऐसी सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा जो है वो पिछले 75 साल से चली आ रही है, और इंटेलेक्चुअल्स और पत्रकारों का और जो है नागर समाज के कुछ लोगों का एक बड़ा वर्ग है जो इसका पुरजोर समर्थन करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में बिल्कुल एकदम गिद्ध दृष्टि से सब कुछ देखा जा रहा है, नज़र गड़ाए हैं, जरा सा कोई कुछ बोले। बार बार आप देखिए, जहाँ भी योगी आदित्यनाथ जाते हैं, मीडिया के लोगों से बात करते हैं, तो एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि भाई अयोध्या हो गया, वहाँ भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी में जो है काशी विश्वनाथ धाम बन गया, मथुरा में क्या होगा। अब उनके उत्तर पर बड़ी ये पैनी निगाह होती है कि वो क्या बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि जिस तरह से अयोध्या का विकास हुआ, काशी का विकास हुआ, उसी तरह से मथुरा का भी विकास होगा। अब लोग निराश हो जाते हैं। थोड़ा सा तो उम्मीद बनती है,
लेकिन उनको लगता है कि वो नहीं बोल रहे हैं जो हम बुलवाना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं। मथुरा का विकास तो होगा ही, और उसकी नींव तो रख चुके हैं योगी आदित्यनाथ। अगले कार्यकाल में वो काम आगे बढ़ने वाला है। लेकिन अभी चुनाव का समय है, तो बीजेपी को कम्युनल दिखाना है, क्योंकि कम्युनल तो सिर्फ हिंदू होता है। हिंदुत्व की बात कीजिए आप, तो आप सांप्रदायिक हैं, आप देश को तोड़ना चाहते हैं, आप देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए जो है, जो भी हिंदुत्व की बात करेगा, और इस मामले में किसी को कोई छूट नहीं है। आपकी सरकार ने कैसा काम किया? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इन 5 सालों में मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव किया? क्या उनकी सरकार का कोई ऐसा कार्यक्रम था, कोई ऐसी नीति थी जिससे मुसलमानों के खिलाफ एक्शन हुआ हो? कुछ ऐसा नहीं मिलता। तो किसका सहारा लेते हैं? गुंडों का, माफिया का। तो मतलब ये है, उसका संदेश क्या है? उसका संदेश सीधा साधा है कि मुसलमान अगर गुंडा है, माफिया है और आतंकवादी है, तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। तब साबित होगा कि आप दरअसल सेकुलर हैं। तो सेकुलरिज्म की इस परिभाषा को उत्तर प्रदेश पिछले 3 चुनावों से 14, 17 और 19 रिजेक्ट कर चुका है, मानने को तैयार नहीं है। लेकिन उसके विरोधी सुनने को तैयार नहीं है। वो अपनी कोशिश नहीं छोड़ रहे। उनकी लगातार कोशिश ये है कि किसी तरह से ये परिभाषा जो वो चाहते हैं उसकी स्वीकार्यता बन जाए, कि मुसलमान के खिलाफ अब गिनती होती है कि कितने मुसलमान जेल में हैं। इसकी गिनती नहीं होती कि कितने किस वर्ग के अपराध में हैं, इसकी गिनती नहीं होती है। तो भाई, मुसलमान को रोज़गार नहीं मिलता, 8वीं पास करके जो कहीं किसी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करता, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो बेरोज़गार ही रहेगा। तो ये बात तो देखिए, बाकी सब बातों को एक तरफ रखिए, ये बात जो निर्विवाद रूप से जो है साबित हो चुकी है कि इस समय उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं। लेकिन ओवैसी जो सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए किया क्या, तो अब मामला जो है, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मुश्किल भी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए जो है, बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री के बाद अब एक नया फ्री जुड़ा है। अब समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो 1 किलो घी भी देगी, और आप देखते रहिए 7वां चरण आते आते पता नहीं क्या क्या फ्री हो जाएगा। भाई, मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव 1 बार पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे। तो ये फ्री की योजनाएं उस समय क्यों नहीं दिमाग में आई, आज ही क्यों याद आ रही? तो पहला और दूसरा चरण निकल गया है। जहां मुस्लिम वोटों का सबसे ज़्यादा जमावड़ा था, सबसे ज़्यादा संख्या थी, भारतीय जनता पार्टी को माना जा रहा था, मतलब वो तो दावा तो अब भी किया जा रहा है बहुत से लोगों के द्वारा कि साफ़ हो गई बीजेपी। लेकिन जितने नुकसान की उम्मीद बीजेपी को थी, उतना भी नुकसान नहीं हुआ है। सीटें निश्चित रूप से पहले से कम होंगी, लेकिन जो उम्मीद थी कि आधी तिहाई हो जाएंगी, वैसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 10% से ज़्यादा सीटों में अंतर आने जा रहा है। पहले और दूसरे फेज़ की बात कर रहा हूँ। और यहाँ से अब तीसरे फेज़ से जो है, बीजेपी का अच्छा समय शुरू हो रहा है, यानी बीजेपी के ज़्यादा प्रभाव वाले इलाके, जहाँ ये मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन या मुस्लिम यादव जाट कॉम्बिनेशन उतना सशक्त नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अब तीसरे फेज़ से जयंत चौधरी जो है चुनाव से बाहर हो गए। उनकी पार्टी का तीसरे फेज़ में या उसके बाद चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें में कोई उनकी भूमिका नहीं है। तो वो तो निकल गए। अब जो है, अखिलेश यादव के साथ जो लोग हैं, अखिलेश यादव को भी वही समस्या झेलनी पड़ रही है जो बीजेपी बरसों से झेल रही है, या कोई भी बड़ी पार्टी झेलती है छोटी पार्टियों के साथ, कि छोटी पार्टियां जो गठबंधन में शामिल होती हैं, दरअसल उनके लिए ये कमाई का स्वर्णिम अवसर होता है। वो अपने टिकट बेचती है। उनको जीत हार से उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता, सिवाय अपनी सीट के। तो वो नुकसान जो सब भाजपा का होगा, वही सपा का भी होगा। अखिलेश यादव के लिए मुश्किल ये होने जा रही है
कि दूसरे फेज से, बल्कि पहले फेज से दिखाई देने लगा था कि अभी तक बात होती थी 14, 17 और 19 के चुनाव में कि गैर जाटव दलित बीजेपी के साथ है। ये चुनाव ये बता रहा है कि जाटवों का भी एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है। अति पिछड़ों में जो ये बार बार कहा जा रहा है कि उसका जो जनाधार टूट गया और उसमें बिखराव हो गया है, ऐसा कोई बिखराव अभी तक 2 फेज़ में दिखाई नहीं दिया है, बल्कि कई जगह तो पहले से ज़्यादा कंसोलिडेशन दिखाई दिया है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए मुझे लगता है कि ये हिजाब का जो विवाद शुरू हुआ है वो बुरी खबर की तरह आया। वो हिंदुओं को जगाने वाली खबर है। कितने जागेंगे नहीं जागेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि हिंदू की नींद आसानी से टूटती नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अखिलेश यादव के लिए चिंता का कारण बन गया है। और उनका ये जो MY समीकरण है, मुस्लिम यादव, जिसको वो दूसरा MY बनाने की बात कर रहे थे, महिला और यूथ, वो तो बन ही नहीं पाया, बल्कि बनना शुरू भी नहीं हो पाया। महिला वोटर, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चुनाव में पहले के 3 चुनाव के मुकाबले ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाने जा रही हैं। और उनकी नज़र में समाजवादी पार्टी विकल्प नहीं है। उनकी नज़र में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो कुछ हुआ है उसके कारण भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है। तो महिला मतदाताओं का वोट पिछले चुनावों की तुलना में इस बार भाजपा को ज़्यादा मिलने वाला है। इसलिए समाजवादी पार्टी को ज़्यादा चिंतित होने की बात है। उनके लोगों को भी समझ में आ रहा है कि शुरू में जो चने के झाड़ पर मीडिया के एक वर्ग ने और सर्वे करने वालों के एक वर्ग ने उनको चढ़ाया था, उससे अब वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। वो स्थिति नहीं बनने वाली है, वो सपना साकार नहीं होने वाला है जो उनको दिखाया जा रहा था। लेकिन चुनाव अभी तो तीसरे फेज़ में शुरू हुआ है। धीरे धीरे स्थितियां और स्पष्ट होंगी तो फिर इस पर बात करेंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।